में? सर बिफोर मिक्सिंग तक किए थे हम लोग काम बिफोर सर। मिक्सिंग तक नहीं अविभाष। दो अलग 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 गैस को, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को मिक्स किए थे, मतलब दो अलग हाँ, अलग गैस सैंपल को। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेशन किए थे? एंट्रोपी उसके बाद का टेकन। क्या? एंट्रोपी का कैलकुलेशन किए। ओके, तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे? सेम हम गैस लोग, का सैंपल लेंगे। हाँ, सेम गैस के दो सैंपल लेते हैं जो कि सेम टेम्परेचर पे है और जिनकी की नंबर डेंसिटी भी सेम है। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है? एन अपॉन कैपिटल बी है। ओके, बढ़े आगे। हाँ सर। ठीक है। हाँ, हाँ। तो मान लीजिए कि अब आपने एक ही गैस के दो सैंपल चुनते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1, वॉल्यूम V। दूसरा गैस लिया अपन ने जिसमें कि टेम्परेचर T, अगेन प्रेशर P और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 हो गया, अगेन द वॉल्यूम इज सेम। मान लीजिए हमने दोनों गैस का जो मात्रा ली है, जो कंटेनर लिया है, उस दोनों का वॉल्यूम सेम लिया और इन दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा? आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस ऑफ द सेम सैंपल, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा कि अभी भी जो रिजल्टेंट गैस होगा उसका टेम्परेचर T, प्रेशर P और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब की बार 2 टाइम्स V हो जाएगा। और अगर मान लो N1 और N2 को हम N ले लेते हैं, N1 इज इक्वल टू N2 इक्वल टू कैपिटल N ले लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स N हो जाएगा। आपने ये पॉइंट मिला? आपको ये पॉइंट समझ में आया? ये इसलिए हुआ क्योंकि सिंस V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 एंड N1 इज इक्वल टू N2 इक्वल टू कैपिटल N। क्लियर? हाँ सर। ठीक। तो अब हम वापस जाते हैं कल के एक्सप्रेशन में। कल के एक्सप्रेशन में जो इक्वेशन नंबर 10 हमने जो एक इक्वेशन निकाला था जहां पर एंट्रोपी का चेंज निकला था, याद करेंगे, डेल्टा एस निकाला था अपन ने। डेल्टा एस निकाला था आपने। एक बार हाँ हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाला था और एक बार आखिरी में हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल। निकाला था। हाँ, तो वो डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन फिर से रखता हूं आपको। वो डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन क्या था? के बी इंटू क्या हो जाएगा? N1 इंटू एल N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू एल N1 प्लस N2 अपॉन N1, N2 सॉरी। ये एक्सप्रेशन हमने चेंज इन एंट्रोपी के लिए निकाला था। अगर इस एक्सप्रेशन को एक्स्ट्रापोलेट करें और इस वाले कंडीशन पे लगाएं तब क्या मिल जाएगा? डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एस किसके बराबर होगा? अब आप लिख सकते हैं डेल्टा एस बिकम्स इक्वल टू N1 बराबर N, ये N1 प्लस N2 2N हो गया। 2N अपॉन N इज क्या हुआ? 2N अपॉन N इज N। यहां पर भी 2N अपॉन N इज N। N1 भी N है और N2 भी N है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन बनेगा? के बी इंटू 2N, इधर से आ गया ये N और ये N, 2N सेम टर्म्स है, 2N इंटू और यहाँ पर क्या आएगा? Ln2 आएगा। ये सही है? ये ये आपको मिलेगा? हाँ सर। ठीक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 KB N इंटू Ln2। तो ये चेंज इन एंट्रोपी हुआ सर लव आफ्टर। बोल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा कौन? है। लव पटेल। अच्छा, सॉरी, चेंजेस सर नहीं कर रहे हैं लग रहा है। हाँ, करा दिया मैं जान।
तो 2 kb इंटू एन इंटू एल एन टी। और कोई तो नहीं बचा है ज्वाइन करने के लिए? है? और कोई नहीं तो सर, नहीं और तो बचा अभी है? नहीं बचा। हाँ ठीक। तो इसका मतलब ये एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है, ये एंट्रोपी में चेंज जो है, डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब सिस्टम जो है वो एंट्रोपी थोड़ा गेन कर रहा है फाइनल स्टेट में। सिस्टम जो है फाइनल स्टेट में आने में इट गेन सम एंट्रोपी। जबकि हमने ये बोला था कि ये प्रोसेस कैसा है, कल की क्लास में शुरुआत में क्या बोला गया था, ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। ओके। तो जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन जब हम एंट्रोपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें ये दिख रहा है कि सिस्टम जो है फाइनल स्टेट में आता है तो इट गेन सम एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ लिख दो आफ्टर मिक्सिंग। तो इसका मतलब तो यहाँ से ये निकल रहा है कि ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अगर डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस कैसा हो गया? प्रोसेस कैसा होना चाहिए? प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। जबकि हमारा जो लॉजिकल कंक्लूजन ये था कि अगर एक ही गैस के दो अलग अलग सैंपल लें तो वापस अगर हम पार्टीशन को इंसर्ट कर दें तो एक हिस्सा बनेगा जिसमें एक उसी टाइप के एक ही गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम भी वही रहा, दूसरे साइड का भी वॉल्यूम वही रहा। तो हम जो पुराना स्टेट है सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ओवरऑल एंट्रोपी जो है, तो अपन इसको कंक्लूड करें तो कैसा लिख सकते हैं? द ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, द ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम gains increases by 2 kb into ln 2 kb n into ln 2 after the partition is removed। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं? इसको इस तरीके से डायग्रामेटिकली लिख सकते हैं कि वॉल्यूम 2v हो गया। और कैसे लिख सकते हैं? चलिए उसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब एक डायग्राम काफी है। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, द टोटल एंट्रोपी, उसका आप आंसर देंगे। द टोटल एंट्रोपी एस टी, ये चेंज इन एंट्रोपी थी भाई साहब। ये कैसी थी? दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, नॉट द टोटल एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल एंट्रोपी जो एसटी से जो हम पहले भी दिखा रहे थे, obtained आफ्टर मिक्सिंग, ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? इतना चेंज आया। पहले कितना था? पहले कितना रहा होगा कंबाइंड सिस्टम का? इसीलिए मैं वो डायग्राम बताना चाह रहा था। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो पहला डायग्राम क्या था? एक पहला सिस्टम है, एनर्जी ई, वॉल्यूम वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन, एंट्रोपी एस एंड प्रेशर पी। कंबाइन किया दूसरे सिस्टम के साथ जिसकी की एनर्जी ई है, वॉल्यूम वी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है, टेम्परेचर भी टी लिख लीजिए, टेम्परेचर भी टी लिख लीजिए, एस उसकी एंट्रोपी और प्रेशर पी। और जब आपने इसको कंबाइन किया तो अब आपके पास आफ्टर मिक्सिंग जो है वो क्या हो गया? एनर्जी 2e एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गई, वॉल्यूम 2v एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2n एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गई, और टेम्परेचर T, प्रेशर P। और क्या होना चाहिए? ये ST लिख दिया। कायदे से ये ST कितना होना चाहिए था? मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूं, ST बराबर S इंटू 2S। 2S हो गया।
और ST बराबर हो गया 2S प्लस 2NKBlN2। कौन सा होना क्या चाहिए था और हो क्या गया, बोलिए। फर्स्ट होना चाहिए था लेकिन सेकंड हो गया। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? फनीश्वर सर। फनीश्वर ने बोला कि अगर वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती तो इस एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग शुड बी जस्ट S प्लस एस मीन्स 2S। लेकिन जब हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया क्लासिकल आइडियल गैस के एक्सप्रेशन की एंट्रोपी का लेके, तो टोटल एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो क्या मिल गई, 2S प्लस 2N इंटू KB इंटू LNT। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंसिवनेस ऑफ दी जो एंट्रोपी है इसका वायलेशन हुआ कि नहीं, इंक्रीज इन टोटल एंट्रोपी हो गई। तो दिस मीन्स दैट, क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट दी entropy is not an extensive quantity. This means that entropy is not an extensive quantity. ये प्रामाणिक तथ्य है कि एंट्रोपी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती तो फनीश्वर डेल्टा एस कितना होता, इफ एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव। अगर इफ द एंट्रोपी अगर एक्सटेंसिव होती, जो कि है प्रामाणिक तथ्य तो यही है, तब चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन और अगर Equal। एस एस ले लिए हैं तो, अभी तो अपन एस एस ले लिए है ना, एस एस ले लिए हैं तो एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0 हो 0। जाएगी। देखिए ये होना चाहिए, ST आ गया लेकिन ये होना कितना चाहिए था, 2S था, है ना। S प्लस एस बराबर 2S। और कंबाइंड सिस्टम की भी अगर बिफोर मिक्सिंग एंट्रोपी देखेंगे तो क्या होगा, 2S। तो चेंज इन एंट्रोपी कितनी हो गई, 0 हो गया। तो वो एंट्रोपी ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी पार्टीशन को रिमूव करने के और बाद और रिमूव करने के पहले बदलनी नहीं चाहिए। तो हम एक लाइन ये लिख सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, मतलब कंपोजिट सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम should be same before and after the partition is removed। अब यही है हमारा पैराडॉक्स, बिफोर एंड आफ्टर the partition is removed। बिफोर एंड आफ्टर the partition is removed। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसलिए नहीं क्योंकि एक एडिशनल टर्म चला आया। क्या एडिशनल टर्म चला आया, एडिशनल टर्म क्या आ गया, 2N इंटू KBlN2। तो बहुत सारी आप किताबों में देखोगे तो ये 2N इंटू KBlNT एक एक्स्ट्रा टर्म को हाईलाइट करता है, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या हो गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और ये रिजल्ट अब हमारे लिए तकलीफ देने का हो गया। ये तकलीफ इसलिए दे रहा है, लिख सकते हैं दिस रिजल्ट इज अनएक्सेप्टेबल। इसको हम मान नहीं सकते, दिस रिजल्ट इज अनएक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जब हम पार्टीशन फिर से डालेंगे, इसलिए हम पार्टीशन फिर से डालेंगे। मान लीजिए हमारे पास, हम फिर से उस डायग्राम को बनाए, ये एक सिस्टम था, मैं लिख नहीं रहा पैरामीटर्स को, ये दूसरा सिस्टम था, ये पहला सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम होगा, उसकी एक एंट्रोपी होगी, और फिर जब हमने मिक्स किया, ये बैरियर हटाया, तो हमारे पास एक कंबाइंड सिस्टम हो गया। लेकिन अगर हम फिर से पार्टीशन डाल दिए इसमें, तो वापिस हमको क्या मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए, वापिस हमारी कंबाइंड एंट्रोपी क्या होनी चाहिए। अगर पहले 2S थी बिफोर मिक्सिंग कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी, तो आफ्टर मिक्सिंग जो है और पार्टीशन फिर से डाल दें अपन, तो फिर क्या होना चाहिए, एंट्रोपी 2S ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में दिख गया।
तो यहां पर जाके अब हम गिब्स पैराडॉक्स को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करेंगे? ये जो विरोधाभास स्थिति पैदा हो गई, इस गिब्स पैराडॉक्स को हम फिर से डिफाइन करते हैं। ये गिब्स पैराडॉक्स क्या होगा? देयर इज ए, कैसे लिख सकते हैं? एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, दिखता ऐसा है, देयर इज एन एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन, या कॉन्ट्रडिक्शन इन द बिहेवियर ऑफ, ये मैंने अपने शब्द डाल दिए किताब से थोड़ा सा अलग करके। देयर इज एन एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, किसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? एंट्रोपी के व्यवहार में। एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन द बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी प्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिकल रिजल्ट। किसमें आया? जो मैथमेटिकल रिजल्ट हमने निकाला, मैथमेटिकल रिजल्ट किस प्रयोग में निकाला? इन दी मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ गिब्स थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं गिब्स पैराडॉक्स। तो अब आपको ये जान लिया आपने कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज रिलेटेड विद द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस में। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस में हमारे पास जब प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो हमको इसको दो प्रकार से डील करना है। लेकिन जब हम डील करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बेसिक आइडिया रहेगा, जब हम डील करेंगे, कि एक्सटेंसिवनेस ऑफ एंट्रोपी। जब हम डील करेंगे तो हम इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। पहला डील करेंगे मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, और दूसरा होगा मिक्सिंग ऑफ, दिख रहा है आपको स्क्रीन में? हाँ सर। मिक्सिंग ऑफ सैंपल्स ऑफ द सेम गैस, ऑफ द सेम गैस। और यहीं पर आप जब देखेंगे तो यहां पर तो कोई अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है, लेकिन यहां पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दी, फिर से लिख रहा हूं मैं आपको, जितना ज्यादा लिख दूं उतनी बार आपको समझ आ सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द मैथमेटिकल रिजल्ट, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द मैथमेटिकल रिजल्ट विद द extensive property of entropy, contradiction with the of the mathematical result with the extensive property of entropy। यहां मिलता है आपको contradiction, और इसी contradiction को हम क्या कहते हैं? इसी contradiction को हम क्या कहते हैं? गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। तो चाहो तो मैं नोट्स दूंगा तो शायद उसमें ये नहीं लिखा होगा, अभी मेरे दिमाग में आया कि आपको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस गिब्स पैराडॉक्स का आपको क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑफ, रिजॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स, ऐसा नहीं, रिजॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स, रिजॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स। इसका हमको, इसमें हमें इसका, ये जो विरोधाभास स्थिति है, इसका हमें हल निकालना पड़ेगा। यही मतलब होगा कि रिजॉल्व करना। क्लियर है बात यहां तक? व्हाट? ठीक है, बढ़ूं आगे? इसके पहले आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। कल की क्लास या आज की क्लास, जिसमें भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। मतलब देखिए, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ द गिब्स पैराडॉक्स के बारे में अगर हम बात करें, आपको फिर भी बाद में भी क्वेश्चन आता है, आप पूछ सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ द गिब्स पैराडॉक्स, आप अंदाज लगाएं कोई कि इसका रेजोल्यूशन या इसका हल निकालने में हमको किस चीज पर ध्यान एकत्रित करना पड़ेगा।
किस प्रश्न के ऊपर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करें? कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए? एंट्रोपी में जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ है उसके बारे में। वेरी गुड, बहुत सही। वेयर डस, फ्रॉम वेयर, या कहां से आया, या वाई डस, जो भी बोल सकते हैं। वेयर डस द एक्स्ट्रा टर्म, एक्स्ट्रा एंट्रोपी, एक्स्ट्रा टर्म इन एंट्रोपी, या एक्स्ट्रा एंट्रोपी भी लिख सकते हैं, जो भी लिख लो। वेयर डज द एक्स्ट्रा टर्म इन एंट्रोपी कम फ्रॉम, कहां से आता है या क्यों आ जाता है, कहां से आता है या क्यों आ जाता है। इसका, इस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम अपने सोचे तो हमको कुछ, हम आगे बढ़ सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा टर्म एंट्रोपी में क्यों आया। तो अगर आप याद करेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल आइडियल गैस। क्लासिकल आइडियल गैस, तो जब क्लासिकल आइडियल गैस है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल दी मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी पढ़ा है कुछ इसकी प्रारंभ प्रारंभ में। कुछ हम एजम्पशंस लेते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सेट ऑफ गैस, दोनों सेट मतलब दोनों सैंपल के, ऑफ द टू सैंपल of the same gas, of the two samples of the same gas, सेम को मैंने अंडरलाइन कर दिया, सेम गैस आर, क्या विशेषता है भाई, लिखो बताओ क्या विशेषता है। डिस्टिंग्विशेबल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। हाँ, तो आइडेंटिकल है, वेरी गुड, आर आइडेंटिकल, बहुत अच्छा, आइडेंटिकल। समरूप है, एक समान तो है ही नहीं, सबका द्रव्यमान सेम है, लेकिन साथ में इसने जोड़ दिया एक बात, मैं जिसको ऐसा लिख देता हूं, ये एक नंबर का पॉइंट और ये दूसरा नंबर का पॉइंट, दे आर डिस्टिंग्विशेबल, स्लाइटली डिफरेंट। और स्लाइटली डिफरेंट एक बहुत वेग शब्द है। अब क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर, इसको थोड़ा सा हमको समझना, समझाया था मैंने, या हमने इसको क्या माना था, आर डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये डिस्टिंग्विशेबल क्यों है। डिस्टिंग्विशेबल इसलिए है क्योंकि हालांकि ये दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही वेलोसिटी, एक ही पोजीशन पे नहीं है, इस सेट के और इस सेट के। दोनों सैंपल जो हैं इसके सभी मॉलिक्यूल्स का एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं है, एक ही सेट के अलग अलग पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, अलग अलग वेलोसिटी से वो चल रहे होंगे। तो स्वाभाविक है वो दूसरा सैंपल है उसी गैस का, उसके भी मॉलिक्यूल्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट सेम नहीं होंगे। और यहां से हम ये मान सकते हैं कि हमारी पहचान बन रही है उन मॉलिक्यूल्स की। तो हम ये मान सकते हैं दोनों सैंपल जो है वो डिस्टिंग्विशेबल। तो अगर अगर मान लीजिए कि पार्टीशन जब हम रिमूव करेंगे, अगर हमने ये हमारे लिए महत्वपूर्ण लाइन है जिसको कि मैं अब आपके सामने ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। किससे, ये ग्रीन कलर से, दे आर स्लाइटली डिफरेंट मीन्स डिस्टिंग्विशेबल। और अगर ये डिस्टिंग्विशेबल है तो फिर अगली लाइन आप बताएं मेरे को, अगर पार्टीशन रिमूव कर दिया गया, आफ्टर द पार्टीशन इज रिमूव्ड, आफ्टर द पार्टीशन इज रिमूव्ड, तो अब डिस्टिंग्विशेबल है तो एंट्रोपी का तो आपको संभावना दिख ही रही है कि एंट्रोपी क्या होना चाहिए। अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तो आप अंदाज लगाइए कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएंगे। अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएंगे अब कंबाइंड सिस्टम को एक्सेसिबल होने वाले, बताइए। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएंगे, आवाज आ रही है? हाँ सर, बढ़ तो जाएगा। यार कोई जब
अलाउ ये बताइए कि अगर मैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेता हूं और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेता हूं, एक बॉक्स के दो अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो पुरानी कहानी के अनुसार हमको माइक्रोस्टेट्स की संख्या कब ज्यादा मिलेगी? बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल में जब चेंज करेंगे तो उसमें ज्यादा अलग। मिलेगी। हाँ सर। हाँ, ठीक। और इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो एंट्रोपी भी ज्यादा मिलेगी, डिसऑर्डर ज्यादा हो गया, अव्यवस्था ज्यादा हो गई। तो हाँ जब सर। हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स करेंगे, तो जब पार्टीशन को रिमूव करेंगे, आफ्टर द पार्टीशन इज रिमूव, तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल क्या होना चाहिए? ओवरऑल क्या होना चाहिए? ओवरऑल देयर शुड बी एन increase in entropy. There should be an increase in entropy. There should be an increase in entropy. इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। समझ ऐसे सकते हैं कि अगर हम पार्टीशन को रिमूव करने के पहले, बिफोर द पार्टीशन इज रिमूव, तब पार्टीशन को आपने रिमूव करने के पहले टाइप 1 जो मॉलिक्यूल है, मतलब बिफोर पार्टीशन इज रिमूव, बिफोर पार्टीशन इज रिमूव, जरा इसको हम विस्तार से समझ लें। बिफोर पार्टीशन इज रिमूव मतलब शुरू की स्थिति में, सबसे शुरू की स्थिति में। बिफोर द पार्टीशन इज रिमूव तो क्या था? टाइप 1 जो मॉलिक्यूल है वो टाइप 2 मॉलिक्यूल से अलग था, सेपरेटेड था कि नहीं था? सेपरेटेड था कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों। मतलब अब आपके पास डायग्राम ये है, मैं इसको बीच में डैश 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 करके रख दिया। पहली बार ये है हमारा पार्टीशन, इसको लिख दिया पार्टीशन, ठीक। ये टाइप 1 मॉलिक्यूल हो गए, टाइप 1 हो गए, और ये टाइप 2 मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि पार्टीशन रिमूव करने के पहले, मतलब ये क्या हुआ? वॉल थी यहाँ पर, या पार्टीशन था यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप 1 मॉलिक्यूल जो थे वो सेपरेटेड थे टाइप 2 मॉलिक्यूल। लेकिन जब मिक्स कर दिया, जब मिक्स कर दिया, आफ्टर द मिक्सिंग अगेन पार्टीशन, अगेन जो है पार्टीशन को हटाया गया। आफ्टर द मिक्सिंग पार्टीशन जो है पार्टीशन इज रिमूव, तब क्या होने वाला है? जब मिक्स कर देंगे और पार्टीशन हट गया, तब क्या होने वाला है? तब क्या होने वाला है? बोलिए। सभी मॉलिक्यूल्स एक जगह पे रहेंगे, अपनी अपनी जगहों पे रहेंगे, कि अब जम्बल्ड अप हो जाएंगे, मिला जुला वितरण होगा, मिक्स हो मिक्स हो जाएगा। तो यहां लिख Mixed सकते हैं होगा। आफ्टर द मिक्सिंग बोथ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोथ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी जम्बल्ड टुगेदर। जम्बल्ड आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक है तो यहीं पर क्रॉस है, फिर यहाँ पर क्रॉस है, ऐसा है, तो ये रैंडमली जम्बल्ड अप हो गए, मिक्स्ड हो गया, मिक्सचर टाइप की बात हो। तो बोथ द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी जम्बल्ड टुगेदर, एक तरह से जम्बल हो गए। और ये प्रोसेस कैसा होगा? अगर वापस पार्टीशन डाल देंगे तो ये प्रोसेस कैसा होगा? क्या वापस पुरानी स्थिति मिल जाएगी क्या? क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल मान लिए हैं अपन पार्टिकल को, तो पुरानी स्थिति मिल जाएगी क्या? बताइए। पार्टीशन हटा दिया, पहले पार्टीशन था, बिफोर दी पार्टीशन टाइप 1 और टाइप 2 अपने अपने घर में बैठे हुए थे, अपने अपने एरियाज में लोकेटेड थे। जब पार्टीशन रिमूव कर दिया आफ्टर दी पार्टीशन, तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे नहीं होंगे, एक एक टाइप के, मतलब पहले सैंपल और दूसरे सैंपल के मॉलिक्यूल्स
एक जगह पे नहीं होंगे बल्कि ये मिक्सड अप हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा कि अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का कंसेप्ट दिमाग में रखें जो हमने क्लासिकल आइडियल गैस में माना है, तब तब ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? तब ये रिवर्सिबल होगा। प्रोसेस रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? बोलिए। इनरिवर्सिबल होगा। हाँ, तब क्लियरली ये प्रोसेस कैसा होगा? क्लियरली दिस प्रोसेस विल बी। तो इसीलिए मैंने हरे से इसको लिखा था कि अगर डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स की माने तो इवन देन इफ वी हैव टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द गैस, then after mixing the entropy increases and clearly this process is, ये प्रोसेस कैसा होगा? दिस प्रोसेस इज क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि इतनी जल्दी हमको मतलब कई घंटे कई दिन के लिए छोड़ दें तो शायद एक ऐसी स्थिति आएगी जब मॉलिक्यूल जो है वो वापस शॉर्ट होके टाइप 1 एक जगह पे आ गए और टाइप 2 दूसरी जगह पे आ गए। स्पॉन्टेनियसली जैसे ही पार्टीशन को रिमूव किया तो इसकी तो संभावना बिल्कुल नगण्य है कि वापस ये वाली स्थिति किसमें बदल जाए, टाइप 1 और टाइप 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग चले आए। ये कारण होता है कि एंट्रोपी जो है, ये जो एंट्रोपी है ये बढ़ने की जो टेंडेंसी है, इंक्रीज इन एंट्रोपी जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा है, इंक्रीजिंग ऑफ एंट्रोपी इज ड्यू टू the random arrangement, very random, बहुत ज्यादा randomness है, random arrangement produced after the partition is removed। पार्टीशन हटाने के बाद जो रैंडम अरेंजमेंट प्राप्त हो जाता है वो वापस रिस्टोर नहीं हो पाता और इसीलिए एंट्रोपी का मान बढ़ता है और हमको एक्स्ट्रा मान दिखाई देता है। तो ये मैंने आपको फिजिकल पिक्चर बताया। हालांकि अतुल ने बहुत पहले बता दिया था कि क्या बताया था, हमने क्या बोला था कि एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से चला आ रहा है, ये जो एडिशनल एंट्रोपी है ये कहाँ से चली आ रही है। और एडिशनल एंट्रोपी क्या थी, क्या टर्म आया था एडिशनल एंट्रोपी का? याद हो गया होगा आपको, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। एडिशनल एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग क्या था? 2n इंटू KB ln/2। ये हर किताब में कहीं पर भी देखेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये एडिशनल एंट्रोपी जो अपीयर हो रही है जब टू आइडेंटिकल सिस्टम्स को मिक्स कर रहे हैं, तो इट इज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ये हम बेसिकली क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? इट इज दी, पहले मैं लिख देता हूं, इट इज द एंट्रोपी ऑफ, इसी को हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। अभी तक हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग नहीं पढ़ा है। टाइटल डाला था कल की क्लास में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, लिखा था ना, लिखा था। लेकिन वास्तव में अब हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस को डिफाइन करते हैं। इट इज बेसिकली द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कंटेन्ड इन द ओरिजिनल सिस्टम, ओरिजिनल सिस्टम। ये मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। जब हम मिक्स करेंगे तो एक एडिशनल एंट्रोपी प्रोड्यूस हो गई, यही तो हुआ ना बात भाई। अगर मैं S1 है पहले एंट्रोपी, पहले सिस्टम की एंट्रोपी, दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी S2 है, सेम सैंपल है, सेम गैस है, बट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, कंबाइन किया इसको, तो आइडियली अगर S1 S है और S2 S है तो मिलना चाहिए था हमको 2S, मिलना चाहिए था 2S। लेकिन ड्यू टू द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस एन एडिशनल टर्म कम्स 2n/KB ln/T। तो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो बन गया यहाँ पर कि व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस ऑफ द सेम सैंपल। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टम। तो
अब गिब्स का पैराडॉक्स आपने समझ गया। अब रही बात कि गिब्स के पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू। अब फिर से मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ टू रिजॉल्व दी गिब्स पैराडॉक्स, हाउ टू रिजॉल्व दी गिब्स पैराडॉक्स। तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी आपको क्वालिटेटिवली ये समझाया कि शायद आइडेंटिकल पार्टिकल्स लेने के बाद भी हमने उनको क्या ले लिया है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ले लिया है। और अगर हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ले लिए हैं तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का एक एडिशनल टर्म निकल के आएगा। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम तो बनी है, वैसी की वैसी बनी हुई है। क्या सुधार करना पड़ेगा हमारे उस कैलकुलेशन में? तो मैं लिख सकता हूं व्हाट हाउ वी कैन इम्प्रूव। आप परीक्षा में ये सब मत लिखना, मैं आपको ध्यान आप इन्वॉल्व हो सके क्लास में, इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। अगर मैं डेल्टा एस का कैलकुलेशन को देखूं तब मैं देख रहा हूं कि 2 NKB Ln2 चला आ रहा है। और जब हमने ये डेल्टा एस का कैलकुलेशन किया तो हमने मॉलिक्यूल्स को क्या माना, डिस्टिंग्विशेबल माना। तो अगर मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिख बोलता हूं कि अगर इन दोनों सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को मैं इनडिस्टिंग्विशेबल मानूं, क्या मानूं, अप्रभेद्य मानूं, इफ द मॉलिक्यूल्स in the two systems, if the molecules are considered to be indistinguishable, not distinguishable, तब क्या होगा? तुरंत आंसर दिख रहा है हमको। अगर मैं दोनों सैम है, डेल्टा जीरो हो जाए। हाँ, देन देयर शुड बी, ये एडिशनल टर्म हमको नहीं मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी any entropy of mixing. There should not be any entropy of mixing. तो entropy of mixing ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात। तो यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ी हुई होगी। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करें। इसका ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि हम इस गिब्स पैराडॉक्स को सॉल्व करें। तो सॉल्व करना है, इसलिए मैंने हरे लेटर से लिख दिया। तो सॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स, कैसे हम इस गिब्स पैराडॉक्स को सॉल्व करें। पहला स्टेप क्या होगा जिसका जो संकेत मिल चुका है, सारे मॉलिक्यूल्स जो है, ट्रीट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब सेम गैस, है ना, सेम गैस, एज क्या कंसीडर कर लें, एज इनडिस्टिंग्विशेबल, ओके। एक और बात, जो हमने एस को निकाला था, ना, ये एस कहां से निकाला था भाई? चलो जरा पीछे जाएं हम क्लास में। एस हमने पहली बार कहां से निकाला था अरुण? पहली बार हमने एस जब हमने कल की क्लास में निकालना शुरू किया था तो हमने किस लेक्चर को फॉलो किया था? सर मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम वाला एंट्रोपी हाँ प्रोसेस हाँ निकालना हाँ, स्टार्ट किए थे। जी जी बिल्कुल सही। तो हमने जो कैलकुलेशन किया था वहां पर हमने क्या किया था, तो यहां लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द कैलकुलेशन ऑफ द पार्टीशन फंक्शन, in the calculation of the partition function of the ideal gas, we treated each of the
n मॉलिक्यूल्स, ये n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। गलती तो वहां से चली आ रही है, एज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है, तो अगर ये गलती अगर हम करते हुए चले आ रहे हैं तो हमको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। अब क्या, व्हाट, यहां पे मैं एक और लाइन लिखता हूं, व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, क्या करेक्शन करना पड़ेगा। और सब, अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो आप देख सकते हैं, काई बनाया था ना, जेड बनाने के लिए हमने इस प्रकार का एक फैक्टर निकाल के इसको एन टाइम्स किया था, कुछ याद आ रहा है? और ये बन गया था हमारा जेड। ओके, कुछ याद आ रहा है? जी सर। हाँ वेरी सर। गुड। हाँ, मैं आज पूरा नहीं कराऊंगा आपको, थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ देता हूं। ये पार्टीशन फंक्शन हमने बनाया था, ये बोला था हर एक मॉलिक्यूल का के लिए जो फैक्टर है, ये फैक्टर कॉमन है, तो ये फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स गिव्स द पार्टीशन फंक्शन। अब ये करेक्शन फैक्टर को ढूंढना है हमको, ये करेक्शन फैक्टर क्या होगा? करेक्शन फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स रहेंगे। तो अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स को, अगर मैं इनडिस्टिंग्विशेबल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, जैसा कि लव ने अभी कहा, अगर मैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो नई माइक्रोस्टेट मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को इंटरचेंज करूं तो नो न्यू माइक्रोस्टेट, नया माइक्रोस्टेट नहीं मिलेगा। ये बात हमको समझ में आ रही? मतलब मैं माइक्रोस्टेट्स जब गिन रहा हूं तो मैं माइक्रोस्टेट ज्यादा गिन रहा हूं कि कम गिन रहा था, अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है? बताइए। जब मैंने ये पार्टीशन फंक्शन की संरचना करी तो मैं माइक्रोस्टेट्स को ज्यादा गिनते हुए चले आ रहा था, हालांकि आपने नहीं किया इस डेरिवेशन में। उस डेरिवेशन में आपने माइक्रोस्टेट्स को गिना नहीं होगा, जहां तक गिना है, क्या गिना है? गिना है, तभी तो निकला है ना। याद करिए, h0 क्यूब से डिवाइड किया था अपन ने फेज स्पेस के वॉल्यूम को, और z इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब पहले लिखा था अपने z=समेशन e टू द पावर माइनस बीटा ES, है ना। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स को गिनने के लिए हमने माइक्रो स्टेट्स गिना था कि नहीं गिना था? इस प्रकार से एक वॉल्यूम एलिमेंट बनाया था और इसको मल्टीप्लाई किया था अनेक इंटीग्रल से और h0 क्यूब से डिवाइड किया था। याद आ रहा है ये वाली बात? ये पिछली क्लास की चीज है। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे बच्चों ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ही तो निकल रहे थे, क्योंकि जितने अधिक सेल्स होंगे उतने अधिक माइक्रोस्टेट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं हमने ओवर काउंटिंग करी है, तो क्या लिख सकते हैं? ओवर काउंटिंग ऑफ दी माइक्रोस्टेट, ओवर काउंटिंग ऑफ दी स्टेट्स हमने की है, क्योंकि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट प्राप्त नहीं होता है अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो अगर मेरे को करेक्ट काउंटिंग करना है, अगर एक्चुअली करेक्ट काउंटिंग करना है, तो करेक्ट काउंटिंग करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट काउंटिंग करना है तब इस फैक्टर को मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। किस फैक्टर को? वो जो कॉमन फैक्टर निकाला था। तो z बराबर क्या? अच्छा, मान लीजिए आपने पार्टिकल्स को अरेंज करना है, मान लीजिए दो पार्टिकल्स को अरेंज करना है दो संभव तरीके में, दो बॉक्स में। अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो एकमात्र तरीका मिलता है, लेकिन अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तो आपको कितने तरीके मिल गए? कितने तरीके मिले? ए यहाँ पर है और दो बी यहाँ पर है,
कितने तरीके मिल गए? कितने तरीके मिल गए? 2 वे मिल गए। और मिलने कितने चाहिए थे? एक तरीका, एंड सो ऑन। अगर 3 पार्टिकल होते तो और कॉम्बिनेशन बनता। द मैटर इज दैट कि ये 2 क्यों मिला? इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लैंग्वेज 2 पार्टिकल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने आपस में एक्सचेंज कर दिया, उनके क्रम को बदल दिया। और कितने वे में क्रम में बदला जा सकता है? फैक्टोरियल 2 वेज में। अगर 3 पार्टिकल होते ए बी सी, आप अरेंज करना शुरू करिए तो बी सी ए हो गया, और फिर कितना होगा? लिखते जाइए आप। ए सी बी होगा, और क्या हो जाएगा? ए करते जाएं तो सी ए बी होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। टोटल कितने वेज मिलेंगे? 6 वेज। तो हमको करेक्ट काउंटिंग में क्या करना पड़ेगा? इन करेक्ट काउंटिंग देयर वुड बी, क्या लिख सकते हैं? देयर वुड बी 1/n फैक्टोरियल लेसर नंबर ऑफ स्टेट्स। इतने हमको स्टेट्स को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार लेना है हम तो बार बार इंटरचेंज करके उसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन परमुटेशन को नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि करेक्ट पार्टीशन फंक्शन अगर हमको निकालना है, करेक्ट पार्टीशन फंक्शन निकालना है, करेक्ट पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो z हमारा क्या हो जाएगा? ये फैक्टर तो रहेगा ही, लेकिन हम इसको किससे भाग दे देंगे? फैक्टोरियल n से भाग देंगे। ओके, तो करेक्ट पार्टीशन फंक्शन करेक्शन ऑफ द काउंटिंग ऑफ द माइक्रोस्टेट्स अगर कर दें, तो ये फैक्टर से हमको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और तब की बात फिर अब आसान हो जाती है। तब z क्या हो जाएगा? 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है आपके पास? क्या फॉर्मूला था इसका? ये जो फैक्टर था, किसी के पास है कागज या कोई देख के बताए? 2πm इंटू के बी टी अपॉन h0 का स्क्वायर टू द पावर, क्या है बोलिए? 3/2। और साथ में भी था सर, भी। पक्का ना? हाँ v मल्टीप्लाइड है ना इस ब्रैकेट के साथ? जी सर। ओके, वेरी गुड। देख लो भाई, कोई गलत तो नहीं है। और तब फिर ln z क्या होगा? सर ln पावर z n। क्या? पावर n। यस यस यस, यही गलती हो रही है, क्योंकि n कैसे आएगा नहीं तो, है ना? तो ln z क्या हो जाएगा? ln z will be n into ln this factor xi minus ln into n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। और स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या मिल जाएगा? n इंटू एल एन साई माइनस n लॉग ऑफ n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। तो एल एन जेड अपना मिलके रखा हुआ है। और अब अपन यहाँ से, तो ये जो न्यू वर्जन है एल एन जेड, पुराने वर्जन से एक एडिशनल टर्म से अंतर आ रहा है। और एडिशनल टर्म क्या आ रहा है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप देखेंगे तो यही अंतर आएगा ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला टर्म, है ना? नहीं तो पहले क्या था? z इज इक्वल टू, पहले वाले में फॉर्मूला में क्या था? z इज इक्वल टू दिस फैक्टर रेस टू n। तो ln z क्या हो गया? n ln, ये फैक्टर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? ये एक्स्ट्रा फैक्टर चल के आ गया। तो एक्स्ट्रा फैक्टर जो एडिशनल टर्म आया उसमें क्या आ गए? पार्टिकल्स की संख्या चली आई। अब आप चाहें तो बना लें ln z को। कोई बताएगा ln z क्या बन जाएगा? जरा बताते जाइए। n इंटू क्या आएगा? बोलिए, बस यही तो लिखना है, ये वाला टर्म n इंटू एल एन 2πm अपॉन h0 स्क्वायर। चेक कर लो यार जरा, 2πm इंटू h0 स्क्वायर गलत लिखा हूं क्या मैं?
चेक करो। हाँ ठीक है, यहाँ बीटा लिख सकते हैं ना, नीचे बीटा बीटा वन है। अपॉन के टी है तो ऊपर चल देगा। ओके, यस सर। हाँ तो ये हो गया 2 द पावर 3/2 इंटू वी, और फिर ये एक्स्ट्रा टर्म लिख दीजिए -ln इंटू एन प्लस कैपिटल एन, और फिर रीअरेंज कर लीजिए, n इंटू एल एन वी हो गया एक टर्म, ln इसका लेंगे तो ये मिलेगा +3/2 इंटू एल एन 2 पाई m अपॉन x0 स्क्वायर इंटू बीटा आ गया, ये टर्म आ गया, फिर साथ में -n इंटू एल एन लॉग ऑफ e⁻n प्लस n, और फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो ये क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू एल एन इंटू वी अपॉन एन, यहाँ पे साइन गलत है, नहीं ठीक है, n लॉग ऑफ n और n लॉग ऑफ v, तो n इंटू एल एन वी अपॉन एन लिख सकते हैं इसको, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को ले लें तो लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, और बाकी ये जो टर्म कांस्टेंट है ये बहुत देर से पीछा कर रहा है, 2 पाई m अपॉन x0 स्क्वायर या 2 पाई m के टी अपॉन x0 स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या आ गया, ये n छूट गया है हमारा, तो इस n को लेना है तो +1 कर देंगे, और फिर आपके पास ये क्या आ गया, ln z इज इक्वल टू n इंटू एल एन वी बाय एन प्लस 3/2 ln इंटू 2 पाई m अपॉन x0 स्क्वायर हो गया, 2 पाई m इंटू अपॉन x0 स्क्वायर माइनस 3/2 ln बीटा हो गया, यही फैक्टर है वो, बीटा नीचे था इसलिए 3/2 हो गया +1, और फिर अपन यहां तक आज छोड़ते हैं, कल की क्लास में हम एंट्रोपी का एक्सप्रेशन सुधार के ले आएंगे और थोड़ी देर का क्लास रहेगी, अगर आप परमिट करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट की क्लास रहेगी, उसी को मैं बता दूंगा कल या जो भी मतलब मंडे को, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, आप इसको चेक करिए और फिर देखिए कि सिर्फ हमारा काम क्या बचेगा, इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को निकालना है आफ्टर दी करेक्शन टर्म। तो जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में निकाला है, वो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन अब थोड़ा सा बदल जाएगा, हालांकि आपको यहीं से दिख रहा है क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ठीक। तो मैं आज की क्लास यहीं तक रोकता हूँ। ओके, हाँ सर। हाँ सर सर। मैं परसों पीडीएफ आज प्रैक्टिकल में शेयर, कितने बजे आना है? आपको अभी डाल दिया जाएगा टाइम, यस सर। कल संडे है ना, होपफुली हाँ सर। तो कल शाम तक डल जाएगा। आपकी प्रयोग को हम लोग चेक करके देख रहे थे इसलिए टाइम लग रहा है।